नमस्कार दोस्तों। आज के इस कमाल के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक की बात करने जा रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा समर्पित थे, लेकिन सच कहूं तो सबसे ज्यादा विवादित भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब सोच कर देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है ना। क्या होता अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते? जरा इमेजिन कीजिए, आज़ादी की लड़ाई के दौरान उनकी लोकप्रियता इतनी ज़बरदस्त थी कि ये ख्याल आज भी हमें रोमांचित कर देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स सामने आता है। 1943 में सिंगापुर में उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद भारत को 20 सालों तक एक कठोर तानाशाही की ज़रूरत है। अब ये सोचने वाली बातें हैं ना कि जिस इंसान ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही एक सत्तावादी यानी ऑथोरिटेरियन स्टेट की वकालत क्यों कर रहा था? चलिए आज इसे थोड़ा गहराई से डिकोड करते हैं। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। क्रांतिकारी या तानाशाह, साम्राज्य को नकार कर एक नया रास्ता बनाना। अगर हम उनके शुरुआती जीवन को देखें तो वो एक बेहद ब्रिलियंट लेकिन एकदम आज़ाद ख्यालों वाले इंसान थे। 1920 की बात है। उन्होंने इंग्लैंड में बेहद मुश्किल माने जाने वाली इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस की परीक्षा दी और सीधे चौथी रैंक हासिल कर ली। लेकिन कमाल की बात देखिए, 1921 में उन्होंने इस बेहद आरामदायक और पावरफुल नौकरी को ठुकरा दिया, इस्तीफा दे दिया। उनका बहुत क्लियर मानना था कि वो उस ब्रिटिश सरकार की नौकरी तो हरगिज नहीं कर सकते जो उनकी अपनी मातृभूमि पर कब्जा जमाए बैठी है। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, महात्मा के साथ टकराव। भारत की आज़ादी को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण। भारत लौटकर बोस ने महान नेता चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और राजनीति में एंट्री ली। लेकिन जल्द ही उनका सामना हुआ महात्मा गांधी की विचारधारा से। अब देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी थे जिनका पूरा भरोसा अहिंसा, सत्याग्रह और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में था, और वहीं दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस जिनका पूरा फोकस सशस्त्र संघर्ष, इंडस्ट्रियल पावर और कड़े सैन्य अनुशासन पर था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में जब बोस ने एक प्रॉपर मिलिट्री स्टाइल परेड करवाई तो गांधी जी ने उसे सर्कस तक कह दिया था। लेकिन बोस का विजन एकदम साफ था। उनका दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ एक आक्रामक और हथियारों वाले प्रतिरोध से ही खदेड़ा जा सकता है। और इस वैचारिक मतभेद का सबसे बड़ा रूप 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में देखने को मिला। बोस ने अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को सीधे हरा दिया। सीतारमैया जी को मिले 1377 वोट और बोस को 1580 वोट। ये जीत उनकी अपार लोकप्रियता का बहुत बड़ा सबूत था। हालांकि वर्किंग कमेटी का सपोर्ट न मिल पाने के कारण उन्हें जल्द ही इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। तीसरा खंड, द ग्रेट एस्केप, चकमा देने में महारत। जुलाई 1940 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लंबी भूख हड़ताल के बाद सरकार को उनकी जान का डर सताने लगा, तो मजबूरन उन्हें कलकत्ता में उनके ही घर पर नजरबंद कर दिया गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। 18 जनवरी 1941 की रात वो मोहम्मद जियाउद्दीन नाम के एक पठान का भेष बनाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए वहां से निकल गए। अंडरग्राउंड क्रांतिकारियों की मदद से वो पेशावर और काबुल के खतरनाक रास्तों से गुजरे, पहले मॉस्को पहुंचे और आखिरकार 28 मार्च 1941 को इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। बिल्कुल किसी फिल्म की तरह है ना? और जर्मनी से एशिया पहुंचने का सफर तो और भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फरवरी 1943 में वो एक जर्मन पनडुब्बी U-180 में सवार हुए। फिर बीच समुद्र में एक बेहद खतरनाक मिड ओशन ट्रांसफर के जरिए वो जापानीज पनडुब्बी I-29 में शिफ्ट हुए और अंततः जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, जापानियों द्वारा पकड़े गए हजारों भारतीय युद्धबंदियों को इकट्ठा करना और युद्ध के मैदान को सीधे भारत के करीब लाना। यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे खंड की, आजाद हिंद फौज, एशिया में क्रांतिकारी सेना का निर्माण। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह की शुरुआती मेहनत के बाद अब इस विशाल सेना की कमान पूरी तरह से नेताजी के हाथों में आ चुकी थी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, जुलाई 1943, जगह सिंगापुर टाउन हॉल। यहां उन्होंने वो नारे दिए जो आज भी हमारे अंदर जोश भर देते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। सच कहूं तो इन जोशीले नारों ने उनके सैनिकों के भीतर एक नई क्रांति की आग लगा दी थी। इसके ठीक बाद
21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की। अब यहाँ बोस खुद राष्ट्रपति थे, खुद प्रधानमंत्री थे और सेना प्रमुख भी। भले ही सरकार कुछ हद तक प्रतीकात्मक थी, लेकिन जरा सोचिए, इसे जापान और जर्मनी सहित पूरे 9 देशों ने मान्यता दी। इस सरकार ने सीधे ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और तो और महिलाओं की एक अलग रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड भी बनाई। ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था कि भारत खुद पर शासन करने और एक समावेशी मिलिट्री फोर्स तैयार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स का सबसे बड़ा पल तब आया जब 14 अप्रैल 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने मणिपुर के मोइरांग में भारतीय धरती पर पहली बार अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हथियारों की कमी थी, रिसोर्सेज नहीं थे और जापान की हार भी करीब थी, लेकिन इन सब के बावजूद बोस की सेना ने भारतीय जमीन को सफलतापूर्वक छू लिया। और एक और दिलचस्प फैक्ट देखिए, इसी अभियान के दौरान उन्होंने रेडियो पर गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। वैचारिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन सम्मान पूरा था। अब बात करते हैं 5वें खंड की, तानाशाही की बहस, मुख्य धारा की कांग्रेस के साथ वैचारिक दरार। देखिए, जब बोस ने एक्सिस पावर्स यानी धुरी राष्ट्रों के साथ हाथ मिलाया तो उनके राजनीतिक विचारों पर काफी तीखी बहस छिड़ गई। 1935 में आई अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में बोस ने साम्यवाद नाम का एक विचार दिया था। ये एक ऐसा पॉलिटिकल फिलॉसफी था जो बेसिकली फासिज्म और कम्युनिज्म का एक मिक्सचर था। उनका तर्क था कि भारत जैसे देश के तेजी से पुनर्निर्माण और एक सख्त अनुशासन के लिए इस कॉम्बिनेशन की बहुत जरूरी है। सत्तावादी तरीकों की तरफ उनका ये झुकाव, मिलिट्री सिंबल्स का इस्तेमाल और हिटलर व मुसोलिनी के साथ उनकी मुलाकातें, ये सब उनकी इसी वैचारिक सोच का हिस्सा थीं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक बुनियादी वैचारिक टकराव था। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे जो मिलिट्री कंट्रोल और आने वाले 20 सालों के लिए एक कठोर अनुशासित लीडरशिप चाहते थे, और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू थे जो लोकतांत्रिक संस्थानों यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और संसदीय प्रणाली के पक्के समर्थक थे और फाशीवाद से उन्हें सख्त नफरत थी। लेकिन यहाँ हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक बुनियादी टकराव था। उनकी देशभक्ति को नापने का कोई पैमाना नहीं। देश से दोनों ही बेइंतहा प्यार करते थे, बस उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, एक अनसुलझा रहस्य, आखिरी उड़ान और अमर विरासत। जापान पर परमाणु बम गिरने और उनके सरेंडर के साथ ही नेताजी के जीवन का भी अचानक और बेहद रहस्यमयी अंत हो गया। ऑफिशियल जापानी दावों के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बोस का विमान क्रैश हो गया। बाद में 1946 की फिगेस रिपोर्ट और 1956 की शाहनवाज समिति ने भी इसी कहानी को सपोर्ट किया कि इस हादसे में बुरी तरह जलने से उनका निधन हो गया था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें थीं, गायब फाइलें थीं, जिन्होंने दशकों तक कई थियोरीज को जिंदा रखा, जैसे कि इस हादसे का कोई ठोस मेडिकल रिकॉर्ड या तस्वीर मौजूद ही नहीं है। यहां तक कि भारत सरकार के मुखर्जी आयोग ने तो बाद में ये तक पाया कि उस दिन कोई विमान क्रैश हुआ ही नहीं था। उधर जापान ने रैंकोजी मंदिर में रखी अस्थियों के डीएनए टेस्ट से हमेशा इनकार किया। कुछ थियोरीज ये भी दावा करती हैं कि उन्हें रूस भेज दिया गया था, जहां स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया की जेल में डाल दिया। और तो और ये आरोप भी लगे कि आज़ादी के बाद नेहरू सरकार ने बोस के परिवार की जासूसी करवाई। इन तमाम अनसुलझी कड़ियों के बीच सच क्या है, ये आधिकारिक तौर पर आज भी किसी को नहीं पता। खैर, भले ही इस समय तक बोस कहाँ थे ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उनकी विरासत अपना काम कर रही थी। नवंबर 1945 में जब ब्रिटिश सरकार ने लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया तो पूरे देश में जैसे एक आग सी लग गई। एक अभूतपूर्व जन आंदोलन भड़क उठा। अंग्रेजों का ये दांव उन्हीं पर भारी पड़ गया। इस देशव्यापी विद्रोह ने बोस के उस सपने को पूरा कर दिया जो वो हमेशा से चाहते थे, एक बड़ा जन जागरण जिसने ब्रिटिश शासन के अंत को बहुत करीब ला दिया। तो ये एनालिसिस एक बहुत ही अहम सवाल पर आके रुकता है। क्या आज़ादी के लिए उनका ये अतुलनीय बलिदान उनके विवादास्पद राजनीतिक रास्तों पर भारी पड़ता है, या फिर नेताजी की इस जटिल और विशाल विरासत को पूरी तरह समझने के लिए हमें इन दोनों ही पहलुओं को स्वीकारना होगा? सुभाष चंद्र बोस, ये एक ऐसा नाम है जो भारत के इतिहास में हमेशा एक ऊर्जा बनकर धधकता रहेगा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज़ादी की असली कीमत आखिर क्या होती है और उसे पाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है। इसी विचार के साथ आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है। इस पर जरूर सोचिएगा।